हेलो हेलो हेलो। तो चलिए भाई, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। तो गर्मी बहुत हो रही है ना। और इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं यार अभी, शायद आपको छोटी सी वीडियो मिली भी हो, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ क्लास में। तो चलिए, जो बच्चा देख रहा है क्लास को जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज करने वाले हैं मैराथन। ठीक, फर्स्ट तो आज जो डिस्कस करेंगे हम, इसमें ज़्यादातर आपके पास बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जो है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, मशीन और पावर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं इन तीन मोटे मोटे चैप्टर के। दूसरी चीज, बहुत बेसिकली क्वेश्चन लिए है कि जो आपको पता ही होने चाहिए। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होने चाहिए, मतलब ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में इनसे कुछ ना कुछ सवाल आता है और आपको रखा हुआ मिलेगा वहां पर। ठीक है भाई। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो अगली मैराथन होगी उस पे लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे क्वेश्चंस का ना, मतलब कि न्यूमेरिकल ज्यादा डाल देंगे। ठीक है, गुड गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए जल्दी से आइए जरा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो अगली मैराथन होगी उसमें लेवल बढ़ा देंगे, यानी कि न्यूमेरिकल आने के जो सिर्फ उसमें ये रखेंगे कि कितने पार्ट के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बेसिक के, मशीन के, पावर सिस्टम के, मेजरमेंट के, उन सबको कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे। तो आज तो ये कि आज की मैराथन के ये क्वेश्चन आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, तो ये खाली सिर्फ टोटल 50 क्वेश्चन है। सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं, आप इनके साथ देखना कितने सारे पॉइंट्स सीखोगे जो भी मैंने डिस्कस कर रखा है। और कॉन्सेप्ट मतलब कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब कि बस डायरेक्ट आंसर रख रखे। इजी है लेकिन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। तो पूरा सेशन देखना, पूरा सेशन देखोगे तो आपको मजा आएगा, कितनी सारी चीजें और कितने सारे कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे भाई। क्लियर है? तो एंड तक जरूर देखना, थोड़ा समय लगने वाला है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर इससे। ठीक है, तो इसने बोला कि इफ, हो सकता है आपने पहले भी पढ़े होंगे क्वेश्चन, जो पुरानी क्लास देखते होंगे उन्हें मिल भी जाएंगे। ठीक है, इफ ए प्राइमरी पावर ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर 2:1 है, वोल्टेज रेशो आपके पास जो है 2:1 है, तो द सेकेंडरी पावर, तो सेकेंडरी की पावर क्या होगी? इसने बोला कि भाई प्राइमरी में इसका जो अनुपात है 2:1 है वोल्टेज रेशो, तो प्राइमरी की पावर अगर 100 वाट है तो आउटपुट की क्या होगी? जल्दी से कमेंट करके बताओ, 25 वाट, 100 वाट, 200 वाट या 0 वाट। जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट करना तो स्टार्ट कर दो आप लोग। चलो कमेंट करो, बताओ कितने होगी इसका है, बताओ जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर, इसका जवाब बताओ जो भी देख रहा है। फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ बस भाई अब। ठीक है, कॉपी पेन ले लो, फॉर्मूला ले लो, वट जो भी लेना है ले लो। एक बच्चा बोल रहा है ए वाट, एक ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। ठीक है, और देखो यार, मुझे पता है कि क्या पूछा उसने, ट्रांसफॉर्मर पूछा है। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या पावर को बदलता है? पावर को बदलता ही नहीं भाई वो, ये तो आपको गुमराह करने के लिए दिया उसने। वोल्टेज रेशो, बहुत से बच्चे बोलते 2:1 अच्छा उधर वोल्टेज आधी हो जाएगी। ठीक है, वो तो जरा इसमें दे नहीं रखा 50 वोल्ट, वरना बच्चे कंफ्यूज भी हो जाने थे। ठीक है, तो पावर सेम रहती है, तो ऑप्शन बी रहेगा 100 वाट। उसने वोल्टेज थोड़ी पूछा है, उसने पूछा कि द्वितीयक शक्ति यानी कि सेकेंडरी पावर पूछी, ना कि उसने वोल्टेज। अगर वोल्टेज ही पूछता कि 100 वोल्ट है तो उसे वोल्ट में देता। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये लिख भी देता 100 वाट का, 200 100 वाट का ट्रांसफॉर्मर है, 100 वाट और 100 वोल्ट का देना। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका ट्रांसफॉर्मर उसमें वोल्टेज पूछ रहा, करंट पूछ रहा, पावर पूछ रहा, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा। याद रखना, पावर और फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफॉर्मर के केस में पावर और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या रहती है? कांस्टेंट। वोल्टेज एंड करंट चेंज होती है। ठीक है, इस चीज का याद रखना, जिधर वोल्टेज बढ़ेगी उधर करंट कम होगी, और जिधर करंट बढ़ेगी उधर वोल्टेज कम होगी। ये याद रखना है आपको। आपने पढ़ा होगा पावर क्या रहती है? कांस्टेंट, तभी तो हो पाएगी। कोई दिक्कत है यहां तक किसी बच्चे को? आगे बढ़े भाई, चलिए। अच्छा ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन आपके पास आता है कि किस चीज को बदलता है, तो यहीं पे आपके 3-4 सवाल बन जाते हैं। ठीक है भाई, तो सिंपल सा फंडा है। पावर अगर आपके पास वोल्टेज बढ़ाओगे तो उतनी उसी रेशो में करंट कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं ले लेता हूं, मान लो आपके पास 100 वाट का ट्रांसफॉर्मर है, क्या है वो, बोल देता 20 वोल्ट, तो करंट कितनी होगी? P = V × I से 5। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 50 वोल्ट होगी तो 50 × 100, तो मुझे पता वोल्टेज बढ़ रही तो करंट कम हो रही। ठीक है, और यहाँ पे करंट कम, वोल्टेज कम है तो करंट ज्यादा, उसी हिसाब से पावर सेम रखता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट पे।
इसने पूछा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने में कौन सी दिशा का नियम निर्धारित करता है, ठीक है। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द आर्मेचर इन द डीसी मोटर। तो भाई खाली देखो इसमें ये तो मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि यहां से 4-5 सवाल बनते हैं आपके पास। जो डीसी जनरेटर या मोटर का है, इसमें मोटर का मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहां पे जनरेटर का भी बता दूंगा मैं। क्लियर है? तो इस सवाल का जवाब बताओ जल्दी से, जो बच्चा जानता है। राइट हैंड का ग्रिप रूल, राइट हैंड का पाम यानी कि दाहिना हाथ का हथेली का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड बताओ। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, याद रखना। और ठीक है, तो एक याद रखना, देखो याद रखने का, बच्चे को राइट हैंड लगेगा लेफ्ट हैंड, ये तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा आपको। किसने पूछा? मोटर में। ठीक है, तो मुझे पता मोटर में क्या, वैसे तो मुझे पता लेफ्ट हैंड रूल लगता है, लेकिन ऐसे याद रखना LM है ना, यानी कि जो आपके पास मोटर में लेफ्ट हैंड रूल लगता है ऐसे, है ना। और जनरेटर में कौन सा लगता है? राइट हैंड रूल। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल किस में लगता है भाई? ये लगता है आपके पास मोटर में। राइट हैंड रूल, ठीक है, वो लगता है जनरेटर में। क्या कहता है लेफ्ट हैंड रूल? ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है भाई आपके पास, मैं सारी चीज बताऊंगा ये पे। ये दिखाता है आपके पास NS, ये यानी कि जो मिडिल फिंगर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि 3-4 चीजें होगी। मैं टेबल बना देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये डीसी, ये मोटर और ये जनरेटर। ठीक है भाई, ये टेबल बन जाएगी। मिडिल फिंगर होगी, सॉरी मिडिल फिंगर नहीं है, फोर्थ फिंगर वो, ठीक है। एक होगी आपके पास फोर्थ फिंगर, एक होगी आपके पास मिडिल फिंगर और एक होगी आपके पास थंब, ठीक है, थंब। तो ये सब कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिखाएंगे। इनमें से या तो मोटर के केस में पूछेगा या वो जनरेटर के केस में पूछेगा। तो मोटर के केस में देखो लेफ्ट हैंड रूल, ये जो मेरे पास फोर्थ फिंगर है ये दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड को। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। ये भी मैग्नेटिक फील्ड को, जनरेटर में भी। ये याद रखना, दोनों केस में बता देंगे अभी, ठीक है। और ये जो करंट है, इसमें मान लो मैंने कंडक्टर रख दिया, तो मेरे पास करंट आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन को दिखाई, करंट की डायरेक्शन को, करंट डायरेक्शन मिडिल फिंगर में, ठीक है। और थंब भाई इस पे ये है, तो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, लगने वाली फोर्स को, फोर्स ऑन कंडक्टर, ऑन कंडक्टर। ये किस में है? मोटर के केस में। इस पे फोर्स ऊपर को लगेगा, करंट की डायरेक्शन बदल दोगे तो फोर्स, अब देखो डायरेक्शन बदल दो ऊपर की तरफ तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया आपके पास? मोटा मोटा ये हो गया मोटर का केस। जनरेटर के केस में राइट हैंड रूल लगा लो। राइट हैंड रूल क्या कहता है आपके पास? लो लगा लो। ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को ही दिखाएगी। ये किसको? मैग्नेटिक फील्ड को लगा दिया। और जो थंब है, थंब लगाएगा मेरे पास इस पे लगने वाले फोर्स को, यानी कि कंडक्टर के घूमने की दिशा को। तो ये भी आपके पास फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है। और ये बचता है जो ये करंट की डायरेक्शन को, लेकिन इसमें तो करंट आप दे थोड़ी रहे हो। जनरेटर के केस में तो करंट बनती है वोल्टेज के कारण, तो इसमें इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ या करंट, जो भी आप बोलना चाहो तो, ठीक है। ये याद रखना, इसमें भी है करंट की डायरेक्शन, लेकिन यहां पे करंट क्या है? इंड्यूस की गई है, ठीक है। फोर्स कंडक्टर, यहां पे जो फोर्स है जनरेटर के केस में, जनरेटर के केस में आप फोर्स है जो है बाहर से लगाओगे। मोटर के केस में आप सप्लाई दे रहे हो, जनरेटर के केस में आप सप्लाई ले रहे हो। कोई दिक्कत यहां तक भाई? ठीक है, मैंने इसलिए बताया कि भाई कोई कंफ्यूजन होगा सवाल तैयार रखना, पूछ लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे यहां पर। तो भाई आपके पास क्वेश्चन क्या आता है कि फोर्थ फिंगर बताओ मोटर केस में किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को। जनरेटर केस में मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और ये मिडिल फिंगर है, एमएफ नहीं है, मिडिल फिंगर है भाई, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन को जो कि आप दे रहे हो, ये वाली डायरेक्शन हो गया, ये वाली, ठीक है। और इसमें इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, पैदा हो रही है। फोर्स ऑन कंडक्टर, मोटर में जो फोर्स आपके पास किसके? टॉर्क फाई इंटू आई के कारण बन रहा है। और इसमें फोर्स ऑन कंडक्टर जो बाहर से हम लगा रहे हैं। तो दोनों में से किसी में पूछ सकता है, ठीक है। तो सब में क्या है? ये फोर्स को दिखा रहा है, इंड्यूस ईएमएफ को, मैग्नेटिक फील्ड को। फोर्स थंब हमेशा कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स के को ही दिखाता है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण हो मोटर में, और या जनरेटर में आउटपुट जो जिससे हम ले रहे हैं, ठीक है। टेल मी वन क्वेश्चन सर।
बेटा क्वेश्चन पूछो व्हाट इज इट क्या, ठीक है। मैंने क्वेश्चन ही इस तरीके से तैयार किया कि आपके पास भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था भाई इसमें, विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आर्मेचर, ठीक है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार ऑप्शन सी आंसर होगा भाई। चलो भाई इस सवाल का जवाब दो। क्वेश्चन पूछो बेटा आप, जो है रोहन, रोहन, ठीक। चलो इस सवाल का जवाब दो, ठीक है। डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। देखो अगर आपका मतलब ये है ना कि एक बार में एक क्वेश्चन बताओ, तो मैंने क्वेश्चन इस तरीके से तैयार किया, फिर तो यार एक बार में एक क्वेश्चन जानना है वो तो बुक पढ़ सकते हो आप, ठीक है। टीचर का काम है कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाना, ओके। चलिए कन्वर्ट एसी टू डीसी। अब देखो भाई यहां पे भी क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, द पर्पस ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर बताओ जल्दी से। एक बच्चे ने बोला बी, बी ऑप्शन, डीसी टू एसी, ठीक है। डीसी मोटर में वो डीसी टू एसी करता है। अगर वो यहां पे डीसी क्या पूछता, अगर वो डीसी जनरेटर पूछता, ठीक है, तो देन आंसर देते आप क्या, एसी टू डीसी। अगर वो पूछता डीसी मशीन, तो हमें नहीं पता डीसी मशीन कौन सी है, जनरेटर भी हो सकता है मोटर, देन एसी टू डीसी और डीसी टू एसी अगर ऑप्शन में अवेलेबल है। अगर ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, देन एसी टू डीसी पे जाओगे आप, ठीक है। मैं ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना, डी। चलो अब देखो भाई इस सवाल का जवाब दो। डीसी सीरीज मोटर में जनरेटर पर लोड बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है, वोल्टेज डिक्रीज होगी, वोल्टेज इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, करंट डिक्रीज होगी। इस सवाल का जवाब दो यूजिंग मैकेनिकल रेक्टिफायर, ठीक है। इस सवाल का जवाब दो कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लोड ऑन ए डीसी सीरीज जनरेटर, बताओ जल्दी से भाई। डीसी सीरीज जनरेटर में लोड बढ़ने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगी घटेगी। तो सिंपल सी बात है, देखो यार लोड, डीसी सीरीज जनरेटर क्या होता है आपके पास, ये रहा, ये है जनरेटर भाई, ये लोड होता है आपके पास, ठीक है। लोड है, यहां पे वोल्टेज मिलती है, इसकी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है आपके पास, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मुझे पता है कि EG माइनस के IA RA, ये रहता है सिंपल सी बात, RA प्लस के RSE, वोल्टेज ड्रॉप, ओके। मुझे पता है करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज डिक्रीज होगी। लेकिन मुझे एक चीज और पता है कि भाई मेरे पास, अगर मेरे पास करंट बढ़ेगी, क्योंकि सारी की सारी लोड करंट कहां से जाएगी, यहां से IL। अगर करंट बढ़ने का मतलब समझ रहे हो आप, जनरेटर में एक लोड और लगा दिया भाई आपने, पहले 1 एम्पियर खींच रहा था, 1 एम्पियर है तो यहाँ पे 2 एम्पियर होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या रहता है, ड्रॉप, ड्रॉप कौन सा भाई, IA इंटू RA, है ना, ये ड्रॉप रहता है, प्लस RSC और जोड़ दो क्योंकि वोल्टेज का वोल्टेज यहां पे मिलेगा आपके पास, ठीक है। चलो इंक्रीज वोल्टेज, करंट डिक्रीज, देखा तभी तो कॉन्सेप्ट जरूरी है। मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए कॉन्सेप्ट वाले डाले आज, सारे आपके पास कॉन्सेप्ट वाले डाले हैं। कितना लंबा क्वेश्चन बेटा, रोहन सिंह आएंगे तो इस पे 4 RL सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू AC source 10 volt voltage across the dome 6 volt, then the current flowing through the circuits the voltage across the inductor। आते हैं आपके सवाल पे, पहले इसका जवाब दे देते हैं, ठीक है। यार ये तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते थे क्वेश्चन, है ना, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन भेजे जाएंगे बच्चे। खैर चलो छोटा सा इसलिए कर लेते हैं डिस्कस। तो देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, 200 चीजें अभी यहाँ पे 2 चीजें होंगी, क्या चीजें होंगी, 2 भाई। आपको ध्यान देना कि भाई ये ड्रॉप वोल्टेज कम हो सकता है, ठीक है, तो ए या बी में से आंसर होगा। लेकिन मुझे पता है जब करंट यहां बढ़ रही तो फ्लक्स बढ़ेगा, और मुझे पता है कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और एन के, एन तो भूल जाओ, एन है ही नहीं यहां पर, फ्लक्स है तो फ्लक्स के बढ़ने पे ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगी, क्योंकि EG इक्वल टू क्या होता है,
V प्लस के IA RA प्लस के RSC सीरीज मोटर में, तो भाई ये बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है ये बढ़ेगा ही, है ना। अब सवाल ये होता है कि एक के बढ़ने पे तो मेरे पास घट रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो एक कम हो रहा है, और फ्लक्स के बढ़ने पे क्योंकि करंट बढ़ रहा है फ्लक्स तो ये बढ़ रहा है। तो यहां पे जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा ज्यादा डोमिनेट है, कौन सा अधिक डोमिनेंट है। ठीक है, तो मैं बता दूं अगर ग्राफ से जाएं भाई मैं बता दूं इसमें दोनों घटना और बढ़ना दोनों केस हो सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन अलग अलग होगी। सवाल में समय लगेगा लेकिन मजा आएगा। लो यार ये तो बच्चे ने जवाब दे दिया, 3 एम्पियर 8 वोल्ट है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान देना, मोटर का हम डिसाइड करते हैं इसकी ये IL, और ये जब तक सैचुरेट ना हो, सैचुरेशन का पॉइंट तो समझ रहे, आपने करंट इतनी बढ़ा दी, हमें पता कि करंट फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहता है, करंट बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन कब तक, जब तक आपके पास कोयल सैचुरेट ना हो जाए। और जब सैचुरेट हो गई तो आप I कितना बढ़ा दे, ठीक है, आफ्टर तो फ्लक्स क्या रहता है, कांस्टेंट। तो मुझे पता चल गया कि फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, उसके बाद आप बढ़ाओगे, लेकिन ड्रॉप तो कांस्टेंट नहीं हुआ। तो जब कांस्टेंट नहीं हुआ तो ड्रॉप तो बढ़ता जाएगा भाई। तो यानी कि एक लेवल के बाद, यानी कि मैं बोल सकता हूं इसका जो वोल्टेज है आपके पास वो क्या होगा, आपके पास बढ़ेगा ऐसे पीक तक, और फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, ये ले लेता हूं मैं IFL, या फुल लोड करंट बोल दूं, या इसे मैं फुल लोड करंट छोड़ो इसे बोल दूं टिल, ठीक है, टिल सैचुरेशन। यानी कि सैचुरेशन पॉइंट तक आपके पास वोल्टेज मेरे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज होगा, बट सैचुरेशन पॉइंट के बाद वोल्टेज घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तब फ्लक्स बनना बंद हो जाएगा, लेकिन ड्रॉप चलता रहेगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो यानी कि यहां पर देखो ये चीज तो मेंशन है नहीं कि कौन से पॉइंट की बात की है, तो थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, वोल्टेज इंक्रीज। क्योंकि हम ऐसी जगह क्यों यूज करेंगे भाई, मुझे पता कि यार सैचुरेशन के बाद क्यों अपना वोल्टेज ड्रॉप घटाएं, क्यों खराब करेंगे। अगर वो स्पेसिफाई कर दे कि सैचुरेशन पॉइंट के बाद बताओ, देन आप बोलोगे वोल्टेज डिक्रीज, सैचुरेशन पॉइंट तक वोल्टेज इंक्रीज रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए ओके, क्लियर है। अब एक बच्चे ने बोला है क्वेश्चंस देख लें, ठीक है। वैसे यार ये व्हाट्सएप पे भेज लो, RL सीरीज सर्किट है कनेक्टेड टू AC 10 वोल्ट सोर्स, ठीक है बेटा, AC में आते हैं सब करा रखे, चलो फटाफट कर देते हैं। ये है आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट है यहाँ पे, और क्या है, इंडक्टर है 10 वोल्ट है। तो इसने क्या पूछा, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VL पूछा। तो मुझे पता है कि VR का फॉर्मूला V स्क्वायर, VR का स्क्वायर VL का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस के 6 का स्क्वायर 36 और VL स्क्वायर, तो VL स्क्वायर ये 64 हो जाएगा VL स्क्वायर, और VL इक्वल टू 8 वोल्ट आ जाना है भाई। ठीक है, 8 वोल्ट आएगा आंसर। तो करंट भी निकाल सकते हो जो भी, ठीक है, ये आपके कमेंट का जवाब है। क्लियर है, अब इसको यहाँ पे तो करने से रहे हम, ओके। अरे यार ठीक है, तुमने तो यार ये क्वेश्चन ही बदलवा दिया। चलो भाई आ गया आपको रोहन जी समझ में, छोटा सा क्वेश्चन था, AC में कराएंगे हालांकि ये, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके पास, व्हाट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा ना इसलिए ले रहा हूं कि क्या बोलते हैं कि ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है। अब देखो बड़ा इसमें अगर एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैं बताता हूं इसमें ऑप्शन तो ए आंसर हो जाएगा इसका, लेकिन इसी क्वेश्चन के साथ वो अगर मैं दोनों बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन है नहीं, ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन और डाल देता हूं मैं, अगर बोल देता इसमें म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, ठीक है। अगर बात करता है फ्लक्स इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो देन होता है आंसर आपका म्यूचुअल इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है, वो किसमें होता है, प्राइमरी, क्योंकि आप इसके करंट के कारण ही तो इसमें क्या हो रहा है आपके पास भाई, EMF इंड्यूस हो रहा है E1, ये किसके कारण हो रहा है, इसके सेल्फ उसके कारण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन नहीं, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता दिया आपके पास,
क्लियर है? तो डिपेंड करता है किस में पूछता। अगर इन दोनों में से ऑप्शन हो, अगर बोथ दोनों हो तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से ऑप्शन हो तो देन आप म्यूचुअल इंडक्शन को चुनेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर का मेन काम है प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर को ट्रांसफर करना, अलग वोल्टेज पे या अलग करंट लेवल पर, ठीक है? तो वो काम मेरा म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए ही होता है। तो दोनों में से एक को चुनना हो तो देन म्यूचुअल इंडक्शन। कोई दिक्कत भाई यहां तक किसी बच्चे को? चलो अच्छा। व्हाट इज द आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन वैल्यू? 0, 10, 50, 100? बताओ भाई वोल्टेज रेगुलेशन का वो बताओ जल्दी से, क्या होगा? जो बच्चे भी देख रहे हैं, 0% होगा, 10% होगा, 50% होगा, 100% होगा? बताइए क्या होगा? डी। देखो यार बात तो वही ना, तुम्हें ये ऐसे ऐसे बेसिक सवाल नहीं पता बेटा, लेकिन घबराना नहीं, इस बार गलती की आगे नहीं करोगे आप, ठीक है? एक बच्चे 0 ए, ठीक है, करेक्ट आंसर है ए। तो देखो वोल्टेज रेगुलेशन में बता दो आपके, चाहे ट्रांसफॉर्मर का हो, चाहे जनरेटर का हो, चाहे अल्टरनेटर का हो, ठीक है? यानी कि कोई भी चीज जो वोल्टेज बना रहा है उसी में वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? वो 0 होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है फॉर्मूला? V नो लोड वोल्टेज माइनस के V एफ एल अपन के V एफ एल, ठीक है? अपोन के, अपन बोल गया मैं ठीक है, कभी कभी जबान फिसल जाती है। तो मैं क्या चाहूंगा, मुझे पता है कि जितनी वोल्टेज मेरे पास E यानी कि यहाँ पे बन रहा है उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? यहाँ पे V मिलता है मेरे को, तो मैं तो चाहूंगा कि यार जितनी यहां बन रही है वही यहां पे मिले। यानी कि मैं चाहूंगा V नो लोड इक्वल टू V एफ एल होना चाहिए ना। मैं नहीं चाहता यार ड्रॉप ज्यादा हो, क्योंकि हमें तो वोल्टेज चाहिए, लोड के अक्रॉस क्या चाहिए, क्या चाहिए होती है हमें? वोल्टेज। मैं नहीं चाहता कि ड्रॉप ज्यादा हो। तो ये कब पॉसिबल है? ये जब दोनों बराबर हो, और जब दोनों बराबर होंगे तो 0 होगा, वोल्टेज रेगुलेशन भी 0 होना चाहिए। तो आइडियल तो 0 होना चाहिए, और प्रैक्टिकल की बात करें तो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी मशीन का जितना कम से कम होगा, ठीक है, वो उतनी ही अच्छी मशीन होगी परफॉर्मेंस के मामले में। चाहे अल्टरनेटर हो, जनरेटर हो आपके पास, या फिर ट्रांसफार्मर हो, हम चाहेंगे कम से कम ड्रॉप हो। तो ऑप्शन ए। चलो भाई बहुत सिंपल सवाल है, कर दोगे आप इसे। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप की कैलकुलेशन कीजिए। 6 पोल है, इतने 50 हर्ट्ज है, रोटेटिंग एक्चुअल स्पीड ऑफ इतने। स्लिप बताओ जल्दी से, बता दोगे? आता है क्वेश्चन, NS माइनस के N अपॉन के NS, ठीक है? परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 कर दो भाई, देन परसेंटेज। सबसे पहले NS निकालना पड़ेगा आपको। सिंक्रोनस स्पीड 120 F अपॉन के P, है ना? हैंड राइटिंग यार ऐसी ही रहती है मेरी। F 50 हर्ट्ज अपॉन के P कितना है इसमें? 6 पोल, 6 दूनी 12 यानी कि, और 20 आ जाएगा तो 1000 जाने की जरूरत भी नहीं, मुझे पता कि 960 पे घूम रहा है, 40 डिफरेंस आएगा, 40/100 कर दो, 4% आंसर आएगा। इस 4% का मतलब क्या है भाई आपके पास? करना चाहो तो 1000 माइनस के 960। आप कहोगे सर इतना बेसिक सा सवाल क्यों लिया? क्योंकि भाई जो सवाल होते हैं ना वो बेसिक से ही आते हैं। मैंने बताया था आज बेसिक ही ले रहा हूं, जो आपको पता ही होना चाहिए हर हाल में, ठीक है? तो ये 40 ये कितना आना था यार? 1000 था ना? हाँ, अपॉन के 1000 आना था, तो ये कितना? 4% आ जाता, ठीक है? इंटू 100 करके ना, इंटू 100 भी है भाई इसमें, ठीक है? कोई चीज भूल जाओ तो अपनी तरफ से कर लेना, 4%। तो कहने का मतलब क्या है भाई, 1000 RPM पे चल रहा है आपके पास। अब देखो ये सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? जिस स्पीड से फ्लक्स चलता है, फ्लक्स, रोटेटिंग फ्लक्स, ठीक है? ये जिस स्पीड से फ्लक्स चलता है, फिर एक चलता है आपके पास NR, रोटर की स्पीड, ठीक है? इसको 5R यानी कि इसे NS से बोलते हैं। तो 1000 RPM से फ्लक्स चल रहा है, और आपके पास किस स्पीड से चल रहा है? रोटर जिस स्पीड से चल रहा है उसे रोटर, दोनों के बीच का डिफरेंस को स्लिप बोलते हैं। तो 1000 पे, और डिफरेंस कितना आ गया? 40। 40 कितना है आपके पास? 40 कितना हो गया आपके पास? 4% आ गया आपके पास स्लिप का, ठीक है? इसका सिंक्रोनस स्पीड का आता है सवाल यहाँ पे। चलो इस सवाल का जवाब दो। 3 फेज इंडक्शन मोटर में मोटर
जनरेटर एक ब्रेकिंग ऑपरेशन, ठीक है, टेक्स द प्लेस रेंज ऑफ स्लिप। स्लिप का ये पूछा है इसने भाई, कौन सा किसकी तरफ से होगा, बताओ जल्दी से, कौन बच्चा बताएगा इसका? ठीक है, बताओ। S 1 से 0, 0 से क्या बोलते हैं -2, या फिर और S इजकल टू वो। 3 मोड पूछे इसने, मोटरिंग, जनरेटिंग और ब्रेकिंग में स्लिप का परास होता है, यानी कि स्लिप की रेंज होती है। बहुत सिंपल है, 3 मोड कर लो आप, मैंने बता भी रखा है। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखना स्लिप का, अगर कोई कंफ्यूजन ना हो तो। कहां पे कर दूं, यहां पे कर देते हैं। NS सॉरी स्लिप रहती है आपके पास NS माइनस के N अपॉन के NS। मोटरिंग का मोड सिंपल सा है कि N हमेशा मोटर के मोड में क्या रहेगा, मोटर के केस में NS। यार ये कभी कभी धोखा दे जाता है मुझे, धोखा समझ नहीं आता इसका, है ना। मोटर के मोड में कहां समझा दूं, यहीं पे समझा देता हूं। मोटर में हमेशा NS ग्रेटर देन N रहेगा। अगर NS मोटर में हमेशा NS से ज्यादा रहेगा, क्योंकि मुझे पता रोटर की स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, तो यानी कि मुझे पता है कि जब इसकी वैल्यू NS से कम आएगी तो ऊपर की वैल्यू हमेशा नीचे NS है 1 से कम ही आएगी। 1 से कम आएगी 0 से बड़ी हो सकती है। इसकी वैल्यू ज्यादा ज्यादा क्या हो सकती है, मैक्सिमम इसके बराबर पहुंच जाए तो 0, और इसकी किसी उससे कम होगी तो यानी कि 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच ये रहता है आपके पास मोटर। ये क्या रहता है, मोटर। स्लिप के केस में मोटर आपके पास ने मोटरिंग मोड पूछा है, फिर जनरेटिंग मोड पूछा है, और फिर आपके पास ब्रेकिंग मोड पूछा है। अब जनरेटर का केस देखो, जनरेटर के केस में क्या होगा, जनरेटर कब करेगा ये, जब आपके पास जैसे आपके पास मोटर है, मोटर को पहाड़ से नीचे चला रहे हैं तो उसकी स्पीड आपकी ज्यादा हो गई, यानी कि तब N ग्रेटर देन NS हो गया। इसको एक टर्म में रखते हैं, NS ग्रेटर देन N बड़ा हो गया NS से, सिंक्रोनस स्पीड से, तब फ्लक्स ज्यादा रेट से कटेगा, तब ये वर्क एज ए जनरेटर करेगा। अगर इसकी वैल्यू देखो यहां पे ज्यादा हो जाती है इस वाले केस में, देन स्लिप क्या हो जाएगी आपकी, ये ज्यादा हो गया तो किस में, माइनस में, ऊपर की चीज किस में चल जाएगी, माइनस में, तो स्लिप किस में आ जाएगी आपके पास, नेगेटिव। ठीक है भाई, तो स्लिप किस में आ जाएगी, नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, यानी कि ये हो गया आपके पास जनरेटर। क्या हो गया, जनरेटर। बचा क्या, चाहे तो और कर लो भाई, ब्रेकिंग क्यों, क्योंकि इमेजिन करो आप यहां पर, ये हो गया, मुझे पता है कि ब्रेकिंग कब रहेगा, जब ब्रेकिंग के लिए हम डायरेक्शन इसकी रिवर्स करते हैं, तो ये उल्टी दिशा में घूमेगा। N क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस के N, और माइनस साइन ये क्या हो जाएगा आपके पास, NS के साथ जुड़ के प्लस। ठीक है, तो जो NS हो जाएगा आपके पास कौन सा, ब्रेकिंग में। ठीक है, NS, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पे आपके पास, या इसका N समझ लो आपके पास, ये ग्रेटर देन हो जाएगा आपके पास NS। ठीक है, यानी कि या N को समझ लो ग्रेटर देन, देखो भाई इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, कहने का मतलब NS ग्रेटर देन 1 से ज्यादा हो जाएगा आपके पास, तो ये वाला मोड हो गया आपके पास ब्रेकिंग मोड। तो तीनों केस समझ में आ गए। स्लिप का मान नेगेटिव, 0 से 1 के बीच, ये 1 से बड़ा, ये 1 से बड़ा हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, देयर विल बी नेगेटिव स्लिप, बिल्कुल जनरेटर पे नेगेटिव स्लिप होगी। तो मुझे पता है कि मोटर के केस में देखो भाई क्या है आपके पास, इसके हिसाब से चल देते हैं। मोटर के केस में आपके पास 0 से 1 के बीच में रहनी चाहिए, तो 0 से स्लिप बड़ी और 1 से छोटी है। ठीक है, ये तो करेक्ट आ रहा है।
और इसने जो दूसरा जनरेटर केस में पूछा है, जनरेटर के केस में 0 से -2, ये भी करेक्ट है। -2 हो सकती है ना, स्पीड कितनी ज्यादा हो, और स्लिप 1 से ज्यादा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और किसी केस में देखना, जनरेटर केस में 1 से -1 के बीच तो होने से नहीं, 1 यहाँ है, -1 यहाँ है, ठीक है, ये भी नहीं होगी। और स्लिप 0 से -1 के बीच, और स्लिप 1 0 के बीच में ये नहीं होगी ब्रेकिंग में, तो बाकी और हो गया नहीं, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी चीज की किसी बच्चे को? अब देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया भाई, वो आपसे कुछ ही बोल देगा कि मोटरिंग मोड में बताओ मुझे स्लिप क्या है, मोटरिंग मोड में बता दोगे आप 0 से 1 के बीच में। जनरेटर मोड में बताओ, नेगेटिव रहेगी। ब्रेकिंग मोड में 1 से ज्यादा आएगी वैल्यू हमेशा, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा इसके साथ, प्लस ऐड हो जाएगा इसके साथ। कोई दिक्कत? तो 3 तरह की स्लिप इसमें पूछी जा सकती है भाई, ठीक है। चलिए आगे देखो, आज क्वेश्चन में ज्यादा ही समय लग रहा है, 10 क्वेश्चन हुए आज, और समय हो गया आधा घंटा, है ना, वरना आधे घंटे में 30 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पावर स्टेशन में आमतौर पर किस प्रकार का ऑल्टरनेटर प्रयोग किया जाता है? बताओ, इस सवाल का जवाब आप दोगे। सैलिएंट पोल, सिलिंड्रिकल, परमानेंट मैग्नेट या वाउंड रोटर? बताओ, पावर स्टेशन पे आमतौर पर ऑल्टरनेटर बताओ, ए होगा बी होगा, मुझे बताना आप, ठीक है। 10 का बी, 10वें का कौन सा होगा, ठीक है, या नाम लिख के बताओ, ऐसा मत ए बी सी, मुझे क्या पता पीछे का बता रहे हो आप। एक बच्चा बोल रहा ए और बी, ए बी ए। सैलिएंट पोल क्यों भाई, क्यों होता है सैलिएंट पोल? सिलेंड्रिकल नहीं हो सकता या दूसरे नहीं हो सकते, कोई बी बोल रहा है, किसी का तो करेक्ट होगा ही, है ना। रीजन लिख दो तो और मजा आएगा। अरे डिलीट ना करा करो, गलती होगी होगी यार, हमसे हो जाती है गलती पढ़ाते हुए, हमने बहुत बार गलत टिक किया है, इतने बड़ा कोई इशू नहीं है, गलती होगी लेकिन उसे रेक्टिफाई करो। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे? लेसन वही तो होता है ना। चलो बच्चों ने सिलेंड्रिकल, देखो भाई होते तो दोनों हैं, लेकिन हमें चुनना वो है। अब इसने क्या बोल दिया, पावर स्टेशन पे आमतौर पे किस प्रकार का यूज होता है ऑल्टरनेटर, तो मैं क्या दूं भाई, अगर आपसे पूछूं मैं हाइड्रो पावर प्लांट है, कौन सा रोटर यूज होता है? सैलिएंट टाइप का। हाइड्रो के लिए ये होता है, ये बात करूं थर्मल के लिए ये होता है, तो ये तो सर दोनों हो गए, है ना, अलग अलग वो होता है, तो कौन सा आंसर करोगे आप? सिलेंड्रिकल फॉर हाई स्पीड, वो बिल्कुल समझ गया मैं, इन केस ऑफ सैलिएंट पोल हाइड्रो। हाँ लेकिन इन्होंने दे तो रखा ना यहाँ पे इन्होंने ये नहीं दे रखा भाई कि क्या बोलते हैं पावर स्टेशन पे कौन सा कि हाइड्रो है थर्मल है, इसने भी बोल दिया पावर स्टेशन में आमतौर पे होता है ऑल्टरनेटर क्या यूज होता है, तब आप किसकी तरफ जाओगे? ठीक है, वो तो मैं समझ गया किस पे कौन सा यूज होता है। अब ध्यान देना पड़ेगा हमें, देखो क्या ऐसे केस में हमें जाना पड़ेगा मेजोरिटी की तरफ। अगर मैं बता दूं, ज्यादातर जो पावर प्लांट्स है हमारे पास कौन से हैं, न्यूक्लियर थर्मल ज्यादातर ये होते हैं, और यहाँ पे टर्बो अल्टरनेटर यूज होते हैं, टर्बो जो कि होता है सिलिंड्रिकल, क्योंकि 60 से 70%, अब तो रेशो कम हो गया, 60 से 70% इलेक्ट्रिसिटी आपकी किससे बनती है? थर्मल प्लस न्यूक्लियर, ठीक है, इससे बनती है। अब ये रेशो कम हो गया, पहले था थोड़ा ज्यादा, 60 के आसपास आ गया होगा, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी इसमें बनती है, तो फिर ज्यादातर कौन सा हो गया आमतौर पे, हम कौन सा लेंगे? यही वाला लेंगे ना, सिलिंड्रिकल वाला। क्लियर है? अगर वो पूछता कि हाइड्रो में कौन सा, थर्मल में कौन सा, या ये दोनों ऑप्शन दे देता ऑप्शन सी करके, देन हम बोथ ऑफ दीज कर सकते थे, लेकिन मैंने बताया ना बहुत सारे जवाब हमें पता रहता है, बट हमें ऑप्शन के हिसाब से जवाब देने होते हैं। क्लियर है? बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई आपने तो सिर्फ सोचा, अच्छा यार आपको पता, अरे यार पावर स्टेशन में सैलिएंट पोल का होता है, आपको हाइड्रो का ही पता है, तो उस हिसाब में भी वो है ना। हालांकि दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में होंगे वो मैंने आपको चीजें बता दी है भाई। कोई दिक्कत यहां तक? किसी बच्चे को ऑल्टरनेटर की स्पीड दुगनी हो जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी दो ही चीज से बनती है, रेट ऑफ चेंज फ्लक्स से, और आपने स्पीड डबल कर दी तो रेट ऑफ फ्लक्स चेंज भी डबल हो गया है, तो स्पीड भी, वोल्टेज भी क्या हो जाएगी आपके पास? डबल।
बेसिक ऑफ ऑल्टरनेटर यूज पोल 1500 और 3 आरपीएम के। हाँ चलो भाई, ये तो आपको पता ही होगा कि जो फ्रीक्वेंसी डबल होगी वोल्टेज हाफ होगी, इंक्रीज टॉर्क, या फिर आपके पास एफिशिएंसी डिक्रीज। ठीक है, बताओ क्या होगा, ऑप्शन बताओ इसमें। ये देखो वोल्टेज डबल। और कोई और बच्चा बताओ भाई, और बच्चा बताओ क्या होगा ऑल्टरनेटर की गति को दुगना कर देने पर क्या होगा। मोटा मोटा सवाल देखो यार, आप ऑल्टरनेटर की गति को डबल कर दो, ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये एन पोल है, ये एस पोल है ना। ये छोटा सिंपल सा 2 पोल वाला ले लो, है ना, एन पोल एस पोल, ये रोटर है। ठीक है, जब ये एन से नीचे आता है एस, एक ऐसे बनता है ये रोटर ना, घूम के यहां से यहां आ गया। ठीक है, तो ये बन गया, फिर यहां से यहां एस से नीचे गया तो ये बन गया आपके पास। ठीक है, आपने कहा इसकी स्पीड डबल कर दूं मैं, तो अब तो यहाँ पे पहले इतने समय में 1 साइकिल बना रहा था, अब तो डबल करने पे कितना बनाएगा, 4 बनाएगा। डबल बना देगा मतलब कि कहने का मतलब, ये मेरे से तो एक्यूरेट नहीं बना, बट इसको ऐसे करके ऐसे ले लो। ठीक है, तो या फिर फ्रीक्वेंसी पढ़ रखे हो ना, NP 120, ये फॉर्मूला भूल गए क्या आप। फ्रीक्वेंसी, अगर स्पीड, पोल तो फिक्स है आपके पास जितने पोल हैं, ये भी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसने बोला है, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। वोल्टेज EG इक्वल टू आपने पढ़ा है, या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और N, इनके ऊपर रहती है। स्पीड बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स की बात नहीं करी तो ये बढ़ेगा, लेकिन इसमें वोल्टेज वाला केस दे ही नहीं रखा, इसने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो अगर स्पीड बढ़ाओगे आप तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आपने सुना होगा यार, लोड बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फिर वहां से पानी छोड़ते हैं, बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। भूल गए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। क्लियर है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल सही जवाब। तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी, वोल्टेज आधी नहीं होगी भाई, ध्यान रखा। चलो जल्दी से बताओ। कोई सी बोल रहा है, ठीक है भाई। देखो क्या है, दोनों को ही बचाता है लाइटिंग अरेस्टर, सिंपल सी बात है। ट्रांसफार्मर के या कोई भी मशीन के आसपास लगाते हैं हम, ठीक है, ये लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं, कुछ बिजली गिरे तो ताकि जमीन में चला जाए। ठीक है, दोनों साइड लगता है, ठीक है, लाइन को बचाता है और आपके पास किसको, ट्रांसफार्मर को बचाता है। तो पूछ ले 3 फेज में कितना लगता है, 3 इधर 3 इधर, क्योंकि लाइट इधर भी गिर सकती है इधर भी गिर सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कितने फेज का वो है आपके पास। चलो भाई, भारत में जो है डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल इन इंडिया, ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या बोलते हैं, भारत में विद्युत वितरण किन वोल्टेज पर किया जाता है। बताओ भाई कितने पे किया जाता है। अगर मैं बना यार, दिमाग काम करना बंद कर देता है मेरा। ठीक है, बताओ जल्दी से। सी, इसने पूछा कि डिस्ट्रीब्यूशन किन लोड पर किया जाता है। भाई डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होता है आपके पास, 11 kV और 400 kV। ठीक है, कुछ बड़ी इंडस्ट्री में 11 kV पे करते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है 11 kV, और ये आपके पास 3 फेज करते हैं हम आपके पास घर में, सिंगल फेज 400 वोल्ट पे। ठीक है, या 400 वोल्ट पे भी करते हैं। बेसिकली क्या है आपके पास, ये हैवी लोड के लिए हो जाता है, और ये बहुत ज्यादा हैवी यानी कि इंडस्ट्री के लिए भी कर देते हैं। ये छोटी मोटी इंडस्ट्री पे चल जाता है 400 वोल्ट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज को इंसर्ट किया जाता है, निम्नलिखित में से डाला जाता है। भाई बताओ किस में डालते हैं फ्यूज को। फ्यूज को डालते हैं हम हमेशा फेज में। फेज में क्यों डालते हैं भाई, आपके पास फेज है, न्यूट्रल है। ठीक है भाई, फेज है, न्यूट्रल है आपके पास। ठीक है, ताकि अगर मैं इसमें डालूंगा तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा देखो, तो यहाँ पे वोल्टेज ऑलवेज अवेलेबल रहेगी भाई। ठीक है, तो इससे हार्मफुल हो सकता है, इसलिए हमेशा फेज में रखते हैं। ठीक है, उस किसको क्या बोलते हैं यार, फ्यूज को। ठीक है, डीसी जनरेटर में ब्रश सही ढंग से संरेखित ना हो तो
क्या होता है भाई? ब्रश अगर सही ढंग से नहीं होगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगी, स्पार्किंग अकर्स रहेगी, स्पीड डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड वीकनेस होगा। क्या होगा जल्दी से बताओ भाई, बताओ जल्दी से क्या होगा। हम्म ब्रश को कहां रखते हैं भाई? ब्रश को रखते हैं हम हमेशा MNA पे, ठीक है, GNA और MNA। ब्रश को हमेशा किस पे रखते हैं? MNA पे। और जैसे ही लोड, ये बिना लोड के क्या रहती है? MNA GNA सेम रहती है बिना लोड के, ठीक है। क्यों रहती है? आर्मेचर रिएक्शन में सब बता रखा है थ्योरी लेक्चर में भाई। अगर मेरे पास लोड बढ़ता है तो MNA शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, इधर शिफ्ट होगी, तो MNA पे हमेशा ब्रश को रखते हैं। और अगर ब्रश की कंडीशन सही ना हो तो स्पार्किंग होने लगती है। क्या होती है? स्पार्किंग होने लगती है। क्यों होती है, कैसे होती है, सब बता रखा है भाई आपके पास, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, स्पार्किंग तो होनी है भाई, है ना। क्योंकि वोल्टेज, ब्रश अगर हम MNA पे रखेंगे तो उस पर कोई वोल्टेज EMF इंड्यूस होगा नहीं, फ्लक्स कट ही नहीं करेगा, है ना। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब आते हैं इस सवाल पे। एक 30 किलोवाट का 300 वोल्ट का DC शंट जनरेटर है, आर्मेचर का फील्ड रेजिस्टेंस इतना है, EMF बताओ। ये क्वेश्चन आ रखा था, NCL में भी आया था पिछली बार, ठीक है। तो बताओ भाई क्या है आपके पास? शंट जनरेटर है। अगर ये तो बहुत सिंपल वाले सवाल होते हैं आपके पास। शंट जनरेटर का मतलब इस टाइप का हो गया, ठीक है, और ये वोल्टेज हो गया। इसने बोला कि भाई कितना है? 300 वोल्ट मिल रही है आपको, 300 वोल्ट, और इसका जो 0.05 रेजिस्टेंस ओम है और ये 100 ओम है। EMF बताना है, EG क्या बताना है? 30 किलोवाट का लोड है और ये कितना है? 300 वोल्ट पे 30 किलोवाट, ठीक है। ये वोल्ट हटा दो यहाँ से। 30 किलोवाट का लोड है तो EG पूछा है, तो EG इक्वल टू क्या रहता है आपका? V प्लस के IA RA रहता है। V कितना है आपके पास भाई? V कितना है आपके पास? 300। IA आपको निकालना पड़ेगा भाई, यहां से निकाल लो यार। IA इक्वल टू क्या रहता है आपके पास? IA इक्वल टू होता है आपके पास ISH और प्लस के IL। ISH निकाल दो यहाँ से। 300 वोल्ट यहाँ, 300 यहाँ भी तो रहेगा, तो इसमें I इक्वल टू 300 बटे 100, इसका रेजिस्टेंस ना, इसके अक्रॉस भी तो 300 वोल्ट आ गई भाई। 300 और 300 वोल्ट आ गई, तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 एम्पियर। और यहाँ पे IL निकाल दो आप, कितनी आ जाएगी भाई आपके पास? वो P इक्वल टू VI से, क्योंकि पावर दे रखी है, और वोल्टेज I इक्वल टू 30 किलोवाट, 30 गुना 1000, है ना। और वोल्टेज कितनी है? 300 वोल्ट। इससे घट गया, इससे घट गया, और इससे ये घट गया, तो I आ गया आपके पास 100 यहाँ जा रही है, और वही 3 एम्पियर यहाँ आ रही है, तो टोटल करंट कितनी होगी आपके पास? 103। वैल्यू पुट कर दो इसमें। 300 प्लस के IA 103 और RA 0.5, तो निकाल दो भाई कितनी आ जाएगी आपके पास? 300, और ये आ जाएगा आपके पास, इसका आधा कर दो बस आप, 1/2, 0.05 है, सॉरी 0.05, आधा भी नहीं करना पड़ेगा आप, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 5 या 15, और 1 5 ही कम 5, तो दशमलव कितने? 2 अंक बाद 5, 305 देख लो, 1.5, 305.15 हो जाएगा। ऑप्शन C हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक? चलिए भाई, ऑप्शन C। अच्छा देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता निर्भर करती है। हमें पता है कि R इक्वल टू होता है रो L अपॉन के, तो रो इक्वल टू क्या हो गया भाई आपके पास? R इंटू A, ठीक है। ये होती है आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं आपके पास? किस पर निर्भर करती है? ये डिपेंड करती है भाई आपके पास किस पे? मटेरियल्स पे, कि जब मटेरियल चेंज होगा
सिर्फ तभी चेंज होगा, या टेम्परेचर के चेंज होने पर भी ये चेंज हो जाती है। तो डी कैसे है भाई, ये तो गलत कर दिया तुमने, रेजिस्टेंस नहीं पूछा उसने, हो गया कंफ्यूज तुम। रेजिस्टेंस नहीं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये मेरा इसके और इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसने क्या पूछा था, उसने रो पूछा है, रो। क्या पूछा है? रो पूछा है, रो, जो कि आपके पास किस पर डिपेंड करती है, तभी तो मैंने बताया था सारे क्वेश्चन हमने ऐसे डाल रखे हैं, मटेरियल एंड टेम्परेचर। क्लियर है? इनफाइनाइट बस बार में होती है, बताओ इनफाइनाइट बस बार क्या समझते हो आप? इनफाइनाइट बस बार कांस्टेंट वोल्टेज होती है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है, इनफाइनाइट वोल्टेज होती है, या डी? जल्दी से बताओ भाई, जो बच्चे भी देख रहे हैं, क्या होती है, जल्दी से बताओ। इन्फिनिटी। इस सवाल का जवाब दो जल्दी से, डी। ठीक है, देखो भाई, बस बार क्या होती है हमारे पास? बस बार सेम ऐसी चीज होती है, मान लो मैंने जनरेटर बना दिया, जनरेटर वन, तो ये इससे जुड़ा हुआ होगा, सिंपल सी बात है, बस बार से जुड़ा हुआ होगा, है ना। दूसरा जनरेटर भी इससे जुड़ा होगा, जनरेटर G2, ये बिजली बना रहे हैं। तो भाई ये तो फिक्स वोल्टेज पे बनाएंगे और फिक्स फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पे यानी कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए आपके पास? कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी तो ये जोड़ते हैं आपके पास। फिर यहाँ से हम सप्लाई स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनफाइनाइट बस बार पे मेरे पास क्या होती है, क्या होती है? वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट होती है, बस बार में होती है फिक्स। ठीक है, और दोनों फिक्स रहती है आपके पास। एक 8 पोल का डुप्लेक्स वाइंडिंग है, पैरेलल पाथ बताओ इसमें। 8 पोल है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। तो लैप वाइंडिंग में यार सिंपल सी बात, ए इक्वल टू, लैप वाइंडिंग में दो तरह की होती है, लैप और वेव, है ना। लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं पैरेलल पाथ, है ना। तो पैरेलल पाथ 8 हो गए, और उसने बोला डुप्लेक्स वाइंडिंग है तो 2, तो 8 दूनी 16, तो ऑप्शन हो गया ये। ट्रिप्लेक्स होते तो 3 से इंटू कर देने थे हमने। क्लियर है? ठीक है, चलो इस सवाल का जवाब दो। आपके पास एक 6 पोल लैप वाउंड कंडक्टर है, 300 कंडक्टर है, द ईएमएफ इंड्यूस पर कंडक्टर बीइंग 5 वोल्ट, द जनरेटेड ईएमएफ इज, क्या होगा? 6 पोल लैप वाउंड का, ये सारे क्वेश्चन बुक में है भाई हमारी, और बुक आपकी अवेलेबल है किस पर? एप्लीकेशंस पर। चलो इस सवाल का जवाब दो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठो, बताइए क्या होगा, जल्दी से बताओ। हम्म, कॉपी लो, समय लगेगा थोड़ा सा, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं भाई। ये 6 पोल लैप वाउंड जनरेटर है, लैप वाउंड है, और प्रति कंडक्टर ईएमएफ 5 वोल्ट है। जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज बताइए, जनरेटर में कितनी वोल्टेज उत्पन्न करेंगे? ये तो इजी नहीं है भाई, है ये तो इजी नहीं है। एक बच्चे ने 250 वोल्ट दिया है। देखो भाई, उसने बोला है कि 6 पोल लैप वाउंड जनरेटर है, 300 कंडक्टर है। इसने यहां पे हिंट दे दिया लैप वाउंड, लैप का मतलब ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, है ना। लैप से क्या पता चल गया? तो उसने बोला कि मेरे पास कितने, 300 कंडक्टर है, तो यानी कि 6 पैरेलल पाथ होंगे, और हर एक कंडक्टर कितना बना रहा है? 5 वोल्ट बना रहा है। तो मुझे इतना पता चल गया कि भाई 300 कंडक्टर है, तो दैट मीन्स हर एक पैरेलल पाथ में कितने होंगे आपके पास भाई? 300 बटा 6 कितना हो गया? 50 कंडक्टर पर पाथ, एक पाथ में, क्योंकि 6 पैरेलल पाथ होने इतना तो तय है, तो इसमें कितना हो गया आपके पास? 50 कंडक्टर। तो ऐसे ऐसे 50-50 जोड़ोगे आप, तो पैरेलल पाथ कितने हो गए? 50-50, 4 5 6, 50 कंडक्टर है। एक कंडक्टर कितना? 5 वोल्ट बना रहा, तो 50 इंटू
5 कितना 250, तो 250 वोल्ट इसके अक्रॉस बन रही है, 250 वोल्ट इसके अक्रॉस बन रही है, सबके अक्रॉस 250 250 250 बन रही है। और ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। क्या पैरेलल में वोल्टेज ऐड होती है? नहीं होती है, समान रहती है। तो आंसर हो गया आपके पास डी। आंसर क्या हो गया आपके पास? डी। क्लियर है? ठीक है, बहुत इजी था, सिंपल सी बात है। ठीक है, 650 बटे ये इंटू इससे कर देते, पर कंडक्टर आ जाना था आपके पास। चलिए, अच्छा, द टेंडेंसी ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है भाई? हमें पता है स्किन इफेक्ट क्या होता है। स्किन इफेक्ट के कारण करंट हमारी सरफेस पे चलती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है, पता है किसी को? क्यों होता है भाई? यार गर्मी लगने लगी बहुत भयंकर वाली, है ना। आज बहुत प्रॉब्लम कर रही है लाइट। ऐसा होता नहीं, और देखो धीरे धीरे पसीने दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। चलो भाई, टेंडेंसी होती है आपके पास सरफेस पे, और डीसी में क्या स्किन इफेक्ट होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है डीसी में स्किन इफेक्ट? उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो सर फ्रीक्वेंसी नहीं तो क्या करें? ऐसा क्या आफत आ गई फ्रीक्वेंसी नहीं आया तो उसमें है? तो देखो सिंपल सी बात है भाई। अब क्या बताऊं तुम्हें? ए बोल रहे आंसर। चलो, फ्लो अकर सरफेस, चालक के प्रवाह होने की प्रवृत्ति होती है, चालक के मध्य, चालक के वोल्टेज ड्रॉप, एडी करंट हानियां उत्पन्न होने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखो मैं बता दूं आपके पास स्किन इफेक्ट क्या होता है भाई। मुझे पता है कि जब आपके पास अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होने के कारण मुझे पता है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है बहुत अधिक रहती है आपके पास अंदर। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास देखो, मेरे पास कोई कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो सबसे अधिक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ तो एयर रहेगी। तो यहाँ पे फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फ्लक्स ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे आपके पास सिंपल सी बात है क्या रहता है? रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, और रिएक्टेंस ज़्यादा डेवलप तो वहाँ पे करंट पहुँच नहीं पाती। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, हाईली इंडक्टिव वो रह जाता है, तो इसी वजह से सरफेस पे आ जाती है करंट सारी। तो क्योंकि बाहर वाला जो वो है वो तो बाहर चले जाता है, लिंक करता है नहीं फ्लक्स। ठीक है, सारा खेल फ्लक्स का है, मैग्नेटिक फील्ड का, चेंज इन फ्लक्स का। द मेन कंसिडरेशन फिगर इज, फीडर बनाते समय, ठीक है, किस चीज का ध्यान रखा जाता है जब फीडर को डिजाइन करते हैं? फीडर समझते हो ना आप? सेल्फ इंडक्टेंस टू फेस। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो बताओ भाई, किस चीज का करते हैं डिजाइन? करंट का, बिल्कुल सही जवाब है। करंट कैरी कैपेसिटी। तो मैं 3-4 चीजें बता देता हूं भाई यहाँ पे। देखो, जो 11 केवी का फीडर होता है, ठीक है, फिर वो क्या करता है आपके पास? 11 केवी को ट्रांसफॉर्मर के जरिए, ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है, वो 11 केवी को किस में बदलता है? 400 वोल्ट में। फिर 400 वोल्ट या सिंगल फेज में जाते हैं, इसको बोल देते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि होम पे ही आता है डिस्ट्रीब्यूटर। ये 400 वोल्ट और 230 वोल्ट रहे, 3 फेज 4 लाइन। ठीक है, ये किस पे? ये वोल्टेज रेटिंग के आधार पे डिज़ाइन होता है, वोल्टेज के आधार पे डिज़ाइन होता है। फिर यहाँ से होम पे सप्लाई आती है H1, इसको बोलते हैं सर्विस मेन। सर्विस मेन आई बात समझ में? तो सर्विस मैन किस पे होता है? पावर के ऊपर। कहते हैं यार कितने किलोवाट का लोड है भाई तेरा? 5 किलोवाट का। अच्छा, इतने में हम का तार लिए। सर्विस मैन, यानी कि सर्विस मैन, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है किस किस के बीच जुड़ा रहता है? ये रहता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर, और घरों में जो सप्लाई होगा कंज्यूमर के एंड पे। और जो फीडर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, फीडर और किसके बीच में? क्या बोलते हैं? सर्विस मैन के बीच में। फीडर कहाँ से आ रहा होता है? सब स्टेशन से, 11 केवी का। क्लियर है भाई? तो जो भी है, फीडर बनाते समय करंट का, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते समय वोल्टेज का, और सर्विस मैन बनाते समय पावर का ध्यान रखा जाता है। ACSR का फुल फॉर्म बता दोगे? स्टील, वो सॉरी, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो ज़्यादा उस पर जाते नहीं। एल्युमिनियम कंडक्टर होते हैं, और बीच में स्टील फोर्स की क्या रहती है आपके पास? वो लगी रहती है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? 440 वोल्ट, देखो डिपेंड करता है, वो वोल्टेज कम ज़्यादा होती है, डिपेंड कर। 440 वोल्ट ले लो, इंडिया में 440 वोल्ट है, हम ऑप्शन के हिसाब से जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई,
एसटी ओवरहेड लाइन के अंतिम छोर पर किस प्रकार की लाइन के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? पिन टाइप, डिस्क टाइप, स्ट्रे टाइप या पोस्ट इंसुलेटर? बताइए जल्दी से, कौन से टाइप का होता है अंतिम छोर पे? बताओ। हाँ भाई, देखो भाई क्या जवाब दे रहे हो आप? बी। अब देखो, एक बच्चा डिस्क टाइप बोलता है। डेड एंड क्या होता है आपके पास? जहां पे लाइन खत्म हो रही है, जहां पे लाइन खत्म हो रही है। तो खत्म होने के पीछे ऐसा तो नहीं यहां से मान लो लाइन जा रही है और ये पोल है, आप इसको डायरेक्ट जोड़ दोगे? डायरेक्ट तो नहीं जोड़ोगे आप भाई, यहाँ पे एक इंसुलेटर लगाओगे ना आप। ठीक है, तो यहां पे क्या लगाओगे आप? इस टाइप का, इस टाइप का और इस टाइप का, ये लगा देते हो ना डेड एंड पे। ये तो लगाते हो, डायरेक्ट थोड़ी जोड़ोगे। तो कौन सा होता है आपके पास? वो रहता है आपके पास डिस्क टाइप इंसुलेटर। आई बात समझ में? डिस्क टाइप का इंसुलेटर, डेड एंड पे पूछा उसने। सेकल टाइप जो बोल रहे हो, सेकल टाइप लगता है लेकिन वो कम वोल्टेज के लिए लगता है। यहाँ पे सेकल टाइप ऑप्शन में भी नहीं है, उस हिसाब से जवाब देंगे ना हम जो ऑप्शन है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, देयर आर नो स्टैंड बाय लॉसेज इन पावर प्लांट। ठीक है, स्टीम में, हाइड्रो पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, या फिर आपके पास, बताओ जल्दी से। या फिर किस में भाई? कौन से में इसमें लॉसेस नहीं होगा? बताओ जल्दी से। बी। देखो, स्टैंड बाय लॉसेस क्या रहते हैं? आपने भाई, हमें पता है कि स्टैंड बाय का मतलब कि इसको स्टैंड बाय पे रख दिया। ठीक है, बिना लोड के पावर प्लांट, मतलब कि आपको जो एक तरीके से कैसे समझाऊं मैं आपके पास? पहले बता रखा है मैंने, बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, अब तो मेरे याद भी नहीं आ रहा यार। पहले वाली क्लास में मैंने बता रखा है इसका बहुत अच्छा उदाहरण। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। एक सेकंड यार, एक कॉल आ गई है। हाँ, चलो यार, आज मुझे लगे बहुत खतरनाक वो होने वाला टेस्ट मेरा ही।
क्योंकि लाइट आ नहीं रही और गर्मी में बिल्कुल तेल निकल रहा है मेरा। चलो कहाँ थे, स्टैंड बाई। हाँ कि भाई स्टैंड बाई का मतलब है कि भाई हमें कोई मशीन रेडी रखनी है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, कि उसे स्टैंड बाई पे रखो, यानी कि तैयार रखो। तो तैयार रखने के लिए अगर मैं थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ कि यार थर्मल पावर प्लांट को तैयार रखो, तो उसको 5 से 6 घंटे लगते हैं चलाने में, है ना। पहले कोयला जाएगा, फिर वो जलेगा, फिर पानी उबलेगा, फिर स्टीम बनेगी, तो उसमें स्टैंड बाय लॉसेस ज़्यादा रहते हैं। और जबकि मैं हाइड्रो पावर प्लांट की बात करूँ, भाई पानी चलाओ, स्ट्राइक आया, घूमना स्टार्ट। तो सबसे कम अतिरिक्त हानियाँ किस पे रहती है, हाइड्रो पावर प्लांट पे, स्टैंड बाय की लॉसेस की। ठीक है, चलो इस सवाल पे आते हैं, लोड फैक्टर जनरली क्या होता है। चलो इसका फॉर्मूला बताओ, कौन बच्चा बताएगा लोड फैक्टर। अगर लोड फैक्टर बता दिया, यहां से 2-3 क्वेश्चन कवर होते हैं आपके पास। बताओ भाई। जो लॉसेस होते हैं ये मैकेनिकल लॉसेस। हाँ भाई, चलो इसका बताओ जल्दी से, क्या रहता है फॉर्मूला, एवरेज लोड अपॉन के मैक्सिमम डिमांड। ओ सॉरी, मैं मैक्सिमम डिमांड पे आगे लिख दिया, एवरेज लोड अपॉन के मैक्सिमम डिमांड। तो क्या एवरेज लोड मैक्सिमम लोड डिमांड से ज्यादा हो सकता है, कभी भी नहीं होने का। ठीक है, तो हमेशा लेस देन 1 रहेगा। अच्छा, पावर प्लांट के बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिनमें 1, सबकी वैल्यू 1 से कम रहती है। एक डाइवर्सिटी फैक्टर ऐसा है जिसकी वैल्यू 1 से अधिक रहती है। डिटेल में डाइवर्सिटी फैक्टर मैंने पावर सिस्टम के उसमें बता रखा है, अगर आप पढ़ोगे तो एसी जनरेशन का जो चैप्टर एमसीक्यू करा रखा है उसमें बहुत डिटेल में करा रखे क्वेश्चंस मैंने। ठीक है भाई, तो अब देखो भाई यहां पर, ठीक है, इसकी अब ये भी पूछ लेता कि इसका कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लोड फैक्टर का और एवरेज किसका, मैक्सिमम डिमांड का, कि इसका क्या फर्क पड़ता है आपके पास। लोड फैक्टर अगर आपके पास कम या ज्यादा है, तो जितना ज्यादा लोड फैक्टर 1 के करीब रहेगा उतनी पर यूनिट कॉस्ट कम रहेगी। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट लेस। ठीक है, अगर आपके पास लोड फैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई, इसको सेम ऐसे समझो, आप कार में जा रहे हो, तो आपको कहीं देहरादून से दिल्ली जाना है, तो आप अकेले जा रहे हो, है ना, तो आपका खर्चा कितना आएगा। उसी कार में आपने 4 आदमी और बैठा लिए, तो 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, कार का तो खर्चा वही आना है, आपका पेट्रोल डीजल जो भी लगा रहा है उतना ही लगना है। लेकिन अब आप उस कार को यूज करने वाले 5 आदमी हो गए। तो सेम ऐसे ही है आपके पास, अगर मान लो मेरे पास 1 मेगावाट है, एक ऑल्टरनेटर है आपके पास 1 मेगावाट का, वो रेटेड स्पीड पे चलता ही चलता है, उसकी स्पीड को आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखनी होती है। और फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखने के लिए हमें उसकी जितनी भी रनिंग कॉस्ट है वो तो देनी ही देनी है। लेकिन सपोज करो 1 मेगावाट के लिए डिमांड इतनी है नहीं, आधी ही यूज हो रही है ना, यानी कि एवरेज लोड आपका आधा ही आ रहा है, मैक्सिमम डिमांड आपके पास 1 मेगावाट तक है। तो यानी कि आपके पास एवरेज लोड आधा ही आ रहा, तो आधा हो गया ना वो। तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों बराबर रहे, बराबर रहने से वो उतनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो उसका चलाने का खर्चा आ रहा है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगता है अपनी कार में पेट्रोल वाला, ये याद रखना, इसलिए इसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, कम होती है भाई। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को। ठीक है, अब यार देखो ये क्लास, ठीक है, ये क्लास में यहीं से कल से कंटिन्यू करूंगा, यही क्वेश्चन लेके चलूंगा इससे आगे। ठीक है, आज होली हो रही है थोड़ी सी, क्या बोलते हैं, आपको दिख भी रहा होगा फेस पे पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बिल्कुल लाइट का बहुत पंगा हो रहा है यहाँ पे। तो टेंशन ना लेना, कल यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके, हालांकि 20 क्वेश्चन रहे तो मैं ऐड करूंगा, और एक उदाहरण लेके जरूर आऊंगा मैं, कब लीडिंग पावर फैक्टर लेंगे कब लैगिंग पावर फैक्टर, वो अल्टरनेटर वाला। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लेके आऊंगा, उससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि किस केस में हम क्या लेंगे और मोस्टली क्वेश्चन भी क्या लेंगे, उसमें थोड़ा सा डाउट है, एक जगह दे भी रखा है, वैसे लेते हैं उसमें भी लीडिंग लैगिंग दोनों, लेकिन वो दोनों केस बता दूंगा मैं आपके पास। ठीक है, तो कल की क्लास में जुड़ना ना भूले, और देखते हैं कल, उम्मीद करता हूँ यार लाइट ऐसी ना रहे। ठीक है, और बस ये थोड़ा गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसी के, लेकिन आज ही कर रही है यार, डेली लेता हूँ क्लासेस तो मैं, खैर बट खैर एनीवेज, तो कल मिलते हैं आपको इसी टाइम, मैं बता दूं। और जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं भाई, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। और अगर चाहते हैं वो हमारी किस पे, कहाँ पे है भाई ये रहा। ठीक है, बुक आपके
SECL के सिलेबस के हिसाब से अगर आप कंटेंट पढ़ना चाहते हो, प्रैक्टिस तैयारी करना चाहते हो, तो हमारी ये बुक अवेलेबल है। और ये बुक खाली अभी नहीं कि इसलिए काम आएगी आपके पास SECL में, MCL में, या आपके पास भाई मैं बता दूं MCL में भी काम आएगी, या आने वाली कोल इंडिया की जितनी भी कंपनियां आएगी सब में काम आएगी। और इसका कंटेंट आप जाके देख सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है कंटेंट, पहले 2 चैप्टर भी फ्री है। और ये यहाँ से आप पेड कोर्स में जाके ये वाले कोर्स में एनरोल हो सकते हो। इसमें आप सोचने की जरूरत नहीं कि 1 हफ्ते बाद पेपर है आपका। तो पेपर की बात ऐसी है, MCL के लिए भी ये रहेगा, MCL के लिए भी है, और इसकी आपकी 1 साल की वैलिडिटी है। 1 साल के अंदर कोल इंडिया की जितनी भी वैकेंसी आएगी, MCL आए, WCL आए, जिसकी भी आएगी, वो सारा इसी कोर्स के अंदर होगा। तो आने वाली वैकेंसी भी जो होगी, जो बच्चा कोर्स में एनरोल होगा, तो उसे इन फ्यूचर में सारी वैकेंसी इसमें मिल जाएगी। लेकिन यह है कि कुछ कंटेंट आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, तो वो हमने यहाँ पे अवेलेबल करा रखा है। क्लियर है भाई? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो कल वो एक ऑल्टरनेटर वाला क्वेश्चन लेना है, और फिर ये सीरीज यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर से मैं 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा, और इस बार लेवल उनके थोड़े और अच्छे हो जाएंगे। पहले यही करेंगे हम, बाकी और बचे हुए क्वेश्चन के थोड़े धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। तो 3-4 मैराथन लेनी है मेरे को डेली, और उसमें सारा आपका जो सिलेबस है, सारा टैरिफ टूरिफ पंप इंस्टॉलेशन सबके क्वेश्चन कराएंगे भाई, कंप्लीट रिवीजन आपका होगा। क्लियर है? तो आज तो थोड़ा गर्मी का इशू है यार। ओके, बाकी कल स्टार्ट करते हैं हम यहीं से। सभी को ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो और लगते हैं फिर। बाकी मैं बता दूं, टेस्ट सीरीज का बता दूं भाई, मैं आपके पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है ही आपके पास। एक बच्चा कम करने को बोल रहा था, तो मैं बार बार भूल जाता। मैं बता रहा, मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई मेरे को पर्सनली फ़ोन कर देता ना, उसके मैं रियली काफ़ी बच्चे उन्हें पता होगा जिन्होंने मेरे पास कॉल किया, तो उन्हें मैं कम कर देता हूँ। लेकिन मेरे को इसमें भी बनाने में ना, जो क्या बोलते हैं, कूपन ऊपर बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, दिमाग से आउट हो जाता है, तब इतना का इतना ही पड़ा रहता है। ठीक है, खैर कोई नहीं, इसके मैं रेट कम कर दूंगा, और अपनी आप प्रैक्टिस को बेहतरीन कर सकते हो। मैं जल्दी टेलीग्राम में मैसेज डाल दूंगा, जो भी कोड होगा आप एनरोल हो सकते हो। ठीक है, जितना पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर है? तो देख लेना, डाल दूंगा मैं। आज भूल गया था, कल भी यार डालनी तो आज ही थी। तो चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट यार।